सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। ट्रिगोनोमेट्री की क्लास चल रही है आपकी। पिछली क्लास में आपने पढ़े थे साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, इनके वेरिएशंस पढ़ लिए थे। उनकी सहायता से साइन और कोसाइंस के ग्राफ बना लिए थे। अब उसके साथ साथ हम ये टेन एक्स और कॉट एक्स के ग्राफ बनाते हैं, फिर सेक और कोसेक्स पर आते हैं। तो बाई बराबर टेन एक्स के वेरिएशंस को मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ आपको। पहली क्वाड्रेंट में ये 0 से इन्फाइनाइट की ओर बढ़ रहा था, और जैसा पहली क्वाड्रेंट में बढ़ रहा था वैसा ही तीसरी क्वाड्रेंट में था, और दूसरी क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर जा रहा था। दोबारा से देखते हैं। टेन एक्स के वेरिएशंस आपको याद होंगे। पहली क्वाड्रेंट में टेन ऑफ एंगल कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है 0 से लेके इन्फाइनाइट की ओर। तो ये 0 से इन्फाइनाइट की ओर चल दिया। पहली क्वाड्रेंट में टेन ऑफ एंगल 0 से इन्फाइनाइट की ओर जाता है, और जैसे ही π/2 को क्रॉस करता है वो प्लस इन्फाइनाइट से जंप लगा के माइनस इन्फाइनाइट पे आ जाता है। तो दूसरी क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में वही वेरिएशन है जो पहली क्वाड्रेंट में थे, 0 से इन्फाइनाइट की ओर जाएगा। दोबारा से पहली क्वाड्रेंट में टेन ऑफ एंगल 0 से इन्फाइनाइट की ओर बढ़ता है, π/2 को क्रॉस करते ही इन्फाइनाइट से जंप लगा के माइनस इन्फाइनाइट पे आता है, फिर दूसरी क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक आता है, और जैसे 0 तक आ जाएगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये 0 से इन्फाइनाइट की ओर जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में उसी तरह से चलेगा। तो यहाँ किस तरह से आएगा? फिर π/2 से माइनस π/2, वो इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट की जंप लगाएगा सबसे बड़ी, और फिर माइनस इन्फाइनाइट से ये 0 तक आ जाता है। फिर फिफ्थ क्वाड्रेंट आ गई। फिफ्थ क्वाड्रेंट वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह होगा, 0 से इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा सिक्स्थ क्वाड्रेंट वही सेकंड क्वाड्रेंट की तरह होगा, माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर। तो इस तरह से आपका ये बाई बराबर 10x का ग्राफ चल रहा है। इसी तरह से आगे चलेगा। और अगर पीछे की तरफ देखना चाहें आप, माइनस π/2 पर, माइनस π/2 से 0, ये कौन सी है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे चलता है उसी तरह से फिर रहेगा, ये माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये बाई बराबर 10x का ग्राफ होगा। बाई बराबर 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 से इन्फाइनाइट की ओर, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से इन्फाइनाइट की ओर। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे चलता रहता है। आप देख सकते हैं पाई लंबाई के अंतराल में रिपीट हो रहा है। जैसे माइनस π/2 से π/2 के बीच में एक ब्रांच आ गई, माइनस π/2 से 0 तक आते समय ग्राफ कैसा रहा, मान कैसा रहा? माइनस इन्फाइनाइट से 0, फिर 0 से इन्फाइनाइट। π/2 को जैसे ही क्रॉस करेगा जंप लगा के माइनस इन्फाइनाइट पे आ गया, फिर माइनस इन्फाइनाइट से 0, और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फाइनाइट। तो बार बार वो इस तरह से ही चलता रहेगा। तो बाई बराबर 10x हमेशा आपका इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा, और जब पॉजिटिव होगा तब 0 से इन्फाइनाइट की ओर बढ़ेगा, और जब नेगेटिव होगा तब माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक बढ़ेगा। तो इस तरह से बाई बराबर 10x का ग्राफ रहा। यहाँ इसके प्रांत और परसर भी लिख सकते हैं आप। प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत, डोमेन, डोमेन x के सभी मानों का समुच्चय। तो x के कौन कौन से मान आएंगे? इसमें सारे एंगल आएंगे, लेकिन वो वाले एंगल घट जाएंगे जहाँ कॉस ऑफ एंगल 0 हो रहा है। टेन ऑफ x किसके बराबर है? टेन ऑफ x है आपके पास साइन x अपॉन कॉस x। तो जब जब कॉस x बराबर 0 होगा वो वाले एंगल रियल नंबर से हटा दिए जाएंगे। तो आर माइनस वो वाले एंगल घटाते हैं जहाँ कॉस ऑफ एंगल 0 होता है। कॉस ऑफ एंगल 0 कहाँ होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, माइनस π/2, माइनस 3π/2, यानी कि विषम π/2 पर, ऑड π/2 पर। ऑड π/2 पर ही वो जंप लगा के आता है। जैसे π/2 से पहले इन्फाइनाइट था, और जैसे ही π/2 क्रॉस किया माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि π/2 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह 3π/2, 5π/2, यानी कि ऑड π/2। तो इसमें से ऑड π/2 अपन हटा देंगे।
एन क्या है, एन कोई भी इंटीजर है, और रेंज परास, रेंज सारे मान को ग्रहण कर रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में सभी मान प्राप्त हो रहे हैं, तो परसर आर हो गया। यहाँ 2n + 1π/2 लिखा है, आप 2n - 1π/2 लिख देंगे तब भी सही है, n कोई भी इंटीजर है, उससे भी सारे विषम मान आएंगे और 2n + 1 से भी विषम मान आएंगे। तो प्रांत रहा आपका r - ऑड π/2 और परसर रहा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R। तो ये y = 10x का ग्राफ रहा। किससे निकाला आपने? वेरिएशन की सहायता से। अब आगे आते हैं, कोटेक्स पर आते हैं। y = कोटेक्स का ग्राफ, कोटेक्स के वेरिएशंस भी आपने देखे थे। कोटेक्स क्या है? 10x का व्युत्क्रम है, 10x का व्युत्क्रम। तो आपने पहले लिखा था ये, यानी कि जब 10x a से b की ओर जाएगा तब 1/10x 1/a से 1/b की ओर जाएगा। अगर 10x पॉजिटिव है तो 1/10x भी पॉजिटिव होगा, 10x नेगेटिव है तो 1/10x भी नेगेटिव होगा। तो अब 10x क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग था, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग था। पहली क्वाड्रेंट में कहाँ से जा रहा था? 0 से इन्फाइनाइट की ओर। तो अपन a और b की जगह 0 और इन्फाइनाइट लिख देते हैं, यहाँ 0 हटा देते हैं, a और b हटा के 0 से लेके इन्फाइनाइट की ओर। तो ये कब जाएगा? ये आपका आ जाएगा फिर 1/0 से 1/इन्फाइनाइट की ओर, अर्थात कॉट ऑफ एंगल इन्फाइनाइट से 0 की ओर आएगा। ये तो कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव होगा तब? नेगेटिव कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर जा रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से 0 की ओर जा रहा था, नेगेटिव तो होगा ही होगा। तो इसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स कितना जाएगा? वो 0 से माइनस इन्फाइनाइट की ओर जाएगा। यहाँ अपने पास क्या है? 0 एग्जैक्ट 0 तो π/2 वहाँ जाएगा, पाई पर जाकर। तो पाई से थोड़ा पहले लिया आपने, पाई से थोड़ा पहले नेगेटिव होगा, इसलिए 1/, बहुत छोटी राशि विद नेगेटिव साइन, वो माइनस इन्फाइनाइट लिखा है। तो फाइनली कोटेक्स के भी वेरिएशंस आपके पास आ गए। कोटेक्स यानी कि जब कॉट ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा तब तो वो कैसा जाएगा? तब तो वो इन्फाइनाइट से 0 की ओर घटेगा, और जब नेगेटिव होगा तब 0 से माइनस इन्फाइनाइट की ओर घटेगा। ये कोटेक्स के वेरिएशन आपने पहले लिख लिए थे, अब ये एक बार दोबारा लिख दिए। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। ये 0, ये y एक्सिस, ये π/2, फिर यहाँ पाई, ये 3π/2, ये 2π, 5π/2। तो पहले अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट ऑफ एंगल इन्फाइनाइट से 0 की ओर आएगा, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से माइनस इन्फाइनाइट की ओर। मतलब कॉट ऑफ एंगल जब पॉजिटिव है तो वो इन्फाइनाइट से 0 की ओर आएगा, और जब नेगेटिव है 0 से माइनस इन्फाइनाइट। और जैसे ही पाई को क्रॉस करेगा जंप लगा के फिर ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से चलेगा फिर ये प्लस इन्फाइनाइट से वही 0, और फिर 0 से ये माइनस इन्फाइनाइट। फिर जैसे ही 2π को क्रॉस करेगा फिर जंप लगा के ऊपर जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो उसमें जब 10x में तो कैसी जंप थी? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की ओर जंप थी। नहीं, गलत बोल दिया। 10x में प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक की जंप थी, और कोटेक्स में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक की जंप है। तो ये कोटेक्स का ग्राफ हुआ आपका। अब इसके प्रांत परसर की बात करते हैं। कोटेक्स का प्रांत क्या होगा? प्रांत वही सारे एंगल आएंगे, डोमेन R, लेकिन वो वाले एंगल घटाएंगे। कॉट ऑफ एंगल को जब लिखते हैं तो कॉट ऑफ एंगल कितना आता है? कॉट एक्स बराबर आता है cos x/sin x। तो cos x/sin x आता है। जब साइन ऑफ एंगल 0 होगा तब ये परिभाषित नहीं होगा। साइन ऑफ एंगल 0 कहाँ होता है? 0 पर, पाई पर, 2π पर, 3π पर, इन जनरल nπ, -π, -2π, -3π। तो इसमें से r - nπ हटा दिया जाएगा। n कोई भी पूर्णांक है। परसर सारी वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट के बीच में सारे मान प्राप्त हो रहे हैं। तो परसर क्या हो गया? परसर r आ गया।
तो इस तरह से ये बाई बराबर कोट ऑफ एंगल का ग्राफ रहा। अब आगे चलते हैं, आते हैं बाई बराबर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स के वेरिएशंस अपन ने नहीं किए थे, साइन एक्स के वेरिएशंस किए थे। साइन एक्स का ग्राफ बना लिया था आपने, और आपको सबको याद होगा, मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ बना देता हूँ साइड में। हाँ, साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 की ओर, सेकंड में 1 से 0, फिर 0 से -1 और -1 से 0। ये सभी के पास ग्राफ पहले से था, तो इससे आपको साइन एक्स के वेरिएशन पता पड़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 बढ़ रहा है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 घट रहा है, और चौथे क्वाड्रेंट में -1 से 0। तो इसी को देख के आप क्या करेंगे, इसी को देख के आप इसका कोसेक्स का ग्राफ बना देंगे। तो देखिए अब यहाँ कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं आप। हाँ, पहले इसमें अपन बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये बना दिया। पहली क्वाड्रेंट में 0 से 1 बढ़ा, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, और इसी तरह से फिर आगे आ गया। ये बाई बराबर जो ग्रीन वाला लाइट वाला ग्राफ है, ये बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अपन हेल्प ले रहे हैं इसलिए आपने ये बना लिया है। ये 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, ये 3π/2, ये 2π, फिर ये 5π/2, और ये 3π, 7π/2, और ये 4π। अब यहाँ वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं साइन एक्स के। जब x का मान 0 से π/2 तक जाता है तो साइन x का मान 0 से 1 तक बढ़ रहा है। साइन x का मान 0 से बढ़ रहा है तो 1/sin x का 1/0 से 1/sin x का 1/0 से 1/1 तक डिक्रीज होगा। अब किसके वेरिएशन देख रहे हैं आप, कोसेक एक्स के। साइन एक्स के पता है और ग्राफ से भी दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, तो 1/sin x 1 से 0 तक बढ़ती है, तो 1/sin x 1/0 से 1/1 तक घटेगा। यानी कोसेक एक्स का मान जो कैसा होगा, इनफाइनाइट से लेके 0 तक घट जाएगा, ये होगा। तो पहली क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोसेक की वैल्यू इनफाइनाइट से घटते घटते, ये गलत लिख दिया, 1 आएगा। पहली क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान 0 से 1 तक बढ़ रहा है, तो कोसेक एक्स का मान 1/0 से 1/1 तक घटेगा। 1/0 यानी कि इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान 1 से लेके 0 तक घट रहा है। 1 से 0 तक घट रहा है तो कोसेक एक्स का मान क्या होगा, 1/1 से 1/0 तक बढ़ेगा, यानी कि 1 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाएगा। तो अपन पहले इसमें ग्राफ बना लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इनफाइनाइट से 1 की ओर डिक्रीज हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से इनफाइनाइट की ओर इंक्रीज हुआ। जब साइन एक्स इंक्रीज होगा तो कोसेक एक्स डिक्रीज होगा, और जब साइन एक्स डिक्रीज होगा तो कोस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान बढ़ रहा है तो कोसेक का मान घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान घट रहा है तो कोसेक का मान बढ़ रहा है। अब जैसे ही पाई को क्रॉस करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा तो कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि अब जो साइन की मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 0 से -1 जा रहा है, तो 0 से -1 घट रहा है तो वो 1/0 से 1/-1 तक बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो वो कैसे आ जाएगा, साइन एक्स क्या है, दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से लेके -1 तक घट रहा है, तो 1/sin x क्या होगा, 1/0 से 1/-1 तक बढ़ेगा। और 1/0 पाई पे तो छोड़ दिया आपने, पाई से थोड़ा सा आगे, बहुत छोटी राशि है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। यानी कि -इनफाइनाइट से -1 तक इंक्रीज होगा। तो ये -इनफाइनाइट से -1 तक इंक्रीज हो गया। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो साइन एक्स बढ़ रहा है, साइन एक्स बढ़ रहा है तो कोसेक एक्स घटेगा। कहाँ घटेगा, -1 से लेके -इनफाइनाइट की ओर घटेगा। तो साइन एक्स के वेरिएशन से आपने कोसेक एक्स के वेरिएशन देखे, कोसेक एक्स के जैसे वेरिएशन थे
उनसे ग्राफ बना लिया। तो बाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ देखें, पहले क्वाड्रेंट में इन्फाइनाइट से 1 तक आया, दूसरे क्वाड्रेंट में 1 से इन्फाइनाइट की ओर गया, फिर जैसे ही आपने पाई को क्रॉस किया जंप लगा के वो माइनस इन्फाइनाइट पे आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक, और फोर्थ में -1 से ये इन्फाइनाइट की ओर गया। अब 0 से 2 पाई में जो साइन एक्स की वैल्यू थी वही 2 पाई से 4 पाई में था। जैसा 0 से 2 पाई में ग्राफ दिखाई दे रहा है साइन एक्स का, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में। तो इसी आर्गूमेंट से जैसा कोसेक एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई में बन रहा है, 0 से 2 पाई में जो बन रहा है वही शेप आपका 2 पाई से 4 पाई में बनेगा। तो इसकी फिर अपन कॉपी कर देते हैं, वो ग्राफ ये आया। ये बाई बराबर रेड कलर में जो ग्राफ दिख रहा है वो बाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब कोसेक ग्राफ आ गया, अब इसका प्रांत लिखते हैं। फिर डोमेन, सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन इनमें से वो वाले नंबर घटाने पड़ेंगे जहाँ साइन ऑफ एंगल 0 होता है, क्योंकि कोसेक एक्स क्या है 1 साइन एक्स के बराबर है। साइन एक्स जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ हटाया जाएगा। तो ये r माइनस एन पाई, n क्या है, n कोई भी पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं से वो वाली संख्याएं घटा दी जहाँ साइन ऑफ एंगल 0 होता है। और साइन ऑफ एंगल कहाँ 0 हो रहा है, साइन ऑफ एंगल 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन जनरल n पाई, n इज एनी इंटीजर, तो r माइनस एन पाई। और परसर रेंज ग्राफ से देख के बता सकते हैं आप। जो रेड कलर का ग्राफ है बाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ है, या तो बाई बराबर 1 लाइन के ऊपर है या बाई बराबर -1 के नीचे है, और दोनों लाइन को स्पर्श भी कर रहा है। तो यानी कि नेगेटिव मान तो कौन से होंगे, नेगेटिव मान तो होंगे माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक, और यूनियन पॉजिटिव कौन से होंगे 1 से इन्फाइनाइट तक। तो ये इसकी रेंज हो गई। यानी -1 और 1 के बीच में बाई बराबर कोसेक एक्स का कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं है कोई भी मान। तो इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, r -1 से 1 तक की संख्याओं का जो ओपन इंटरवल है वो हटा दें। तो ये परसर की बात हो गई। प्रांत हो गया r माइनस वो एंगल जहाँ साइन ऑफ एंगल 0 हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है, n पाई पर। और परसर 1 या 1 से बड़ी संख्याएं या -1 और -1 से छोटी संख्याएं। तो ये बाई बराबर कोसेक एक्स का प्रांत रहा। प्रांत और परसर और ग्राफ हो गई। अब आगे बेहद आसान है, लेकिन अगर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। मैंने बिल्कुल 0 से शुरू किया है, छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। साइन एक्स से साइन एक्स के वेरिएशन के साथ से ग्राफ और उसकी सहायता से फिर कोसेक एक्स का। इसी तरह से बाई बराबर कोसेक एक्स। अब बाई बराबर कोसेक एक्स के वेरिएशन सारे आपको पता हैं। तो कोसेक एक्स के वेरिएशन अपन कोस की सहायता से आप क्या करेंगे, सेक का ग्राफ बनाएंगे। बाई बराबर कोसेक सभी को पता है, तो एक बार मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ। आप जब सेक एक्स का ग्राफ बनाएं तो कोस एक्स वाले को हटा देंगे। ये सिर्फ हेल्प के लिए है, मतलब आप सिर्फ मन में सोच लें कि ये वाला है तो उससे ही आपका बन जाएगा। बाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ में बना देता हूँ आपको पता है सबको। पहली क्वाड्रेंट में cos x 1 से 0 घटता है, फिर 0 से -1 घटता है, फिर -1 से 0 बढ़ता है, फिर 0 से 1 बढ़ता है। वो बिल्कुल इसी तरह से अपन इसको बना देते हैं। हाँ देखें, पहली क्वाड्रेंट में cos का मान 1 से लेके 0 तक घटा, फिर दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटा, फिर -1 से 0 तक बढ़ा, फिर चौथी क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ गया। ये जो लाइट कलर में और पतला ग्राफ बना दिया है वो बाई बराबर cos x का ग्राफ है। और ये आपका 0, ये π/2, यहाँ पाई, फिर ये 3π/2 और ये 2 पाई। ये बाई बराबर cos x का ग्राफ हो गया। लेकिन आपको तो sec x की ज़रूरत है, तो sec x का ग्राफ कैसे होगा, पहले cos x के वेरिएशन से sec x के वेरिएशंस निकालेंगे, बढ़ने घटने की प्रवृत्ति देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। तो पहली क्वाड्रेंट में cos का मान 1 से लेके 0 तक घट रहा है, तो sec का मान क्या होगा, फिर यहाँ पर sec की वैल्यू होगी
1/1 से 1/0 तक बढ़ेगी। जैसे अपन ने साइन में लिखा तो उसी तरह से आप यहाँ बना देते हैं। पहली क्वाड्रेंट में जब x का मान जब एंगल 0 से π/2 तक जाता है, कॉस ऑफ एंगल 1 से 0 घटता है और सेक ऑफ एंगल 1/1 से 1/0 बढ़ेगा। तो ये इस तरह से चलेगा, ये बढ़ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव हो गया, कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव हो गया तो 1/cos सेक ऑफ एंगल भी नेगेटिव होगा। और जैसे ही π/2 को क्रॉस करेंगे, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हुई तो सेक ऑफ एंगल प्लस इन्फाइनाइट से जंप लगा के माइनस इन्फाइनाइट पे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 0 से -1 बढ़ता है तो सेक, गलत बोल दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल 0 से -1 घटता है तो 1/cos यानी कि सेक क्या होगा, सेक वो होगा 1/0 से 1/-1 तक बढ़ेगा। तो वो 1/0 से 1/-1 तक आपने बढ़ा दिया, ये आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल 0 से 1 की ओर, -1 से 0 की ओर बढ़ रहा है तो वो 1/-1 से 1/0 घटेगा। तो इस तरह से ये 0 से -1 से -इन्फाइनाइट की ओर आ गया। और जैसे ही 3π/2 को क्रॉस करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो सेक ऑफ एंगल भी पॉजिटिव होगा। और कैसे होगा ये, 1/0 विद नेगेटिव साइन से 1/0 विद पॉजिटिव साइन, यानी -इन्फाइनाइट से जंप लगा के प्लस इन्फाइनाइट पे आएगा। तो वो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। और फिर आगे भी ले लेते हैं आप इसको, ये वाला ग्राफ आएगा cos x वाला, तो sec x वाला आप ऊपर ले जाएंगे फिर। तो इस तरह से ये सेक ऑफ एंगल का ग्राफ रहा, y बराबर sec x। जैसा 0 से 2π में बनेगा वैसा ही 2π से 4π में आएगा, यहाँ से जंप लगा के फिर नीचे। तो ये मैं वैसे ही बना देता हूँ फिर। तो ये y बराबर sec x का ग्राफ हो गया 0 और 2π के बीच में। पहले आपको घर पे y बराबर sin x, y बराबर cos x और y बराबर tan x के ग्राफ बनाने हैं, जो वेरिएशन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। फिर उनको एक बार और बनाना है। उनकी sin x की सहायता से cosec x के वेरिएशन मन ही मन में डिसाइड करने हैं, cos x की सहायता से sec x के वेरिएशन और tan x से cot x के, फिर उन तीनों के ग्राफ बनाने। और अगर पहले से आपको टच में नहीं है तो ये बार बार बनाने हैं, अदरवाइज फिर क्या है कि साफ़ हो जाएगा। ये y बराबर सेक ऑफ एंगल सेक x का ग्राफ हो गया। फिर इसके प्रांत की बात करते हैं। प्रांत में एंगल वही सारे आते हैं, r माइनस वो वाले एंगल हटा दिए जाएंगे जहाँ कॉस ऑफ एंगल 0 होता है। कॉस ऑफ एंगल कहाँ 0 हो रहा है, ऑड π/2 पर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास r माइनस 2n प्लस 1 π/2। n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। और परसर जो अभी cosec x में देखा था, सारा ग्राफ y बराबर 1 और उसके ऊपर है, या y बराबर -1 और उसके नीचे है। तो यानी कि -इन्फाइनाइट से -1 तक की संख्याएं आएंगी और यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, यानी वही दोबारा कह सकते हैं -1 और 1 के बीच में कोई हिस्सा नहीं है ग्राफ का, कर्व की कोई ब्रांच नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये y बराबर sec x के प्रांत और परसर और ग्राफ रहे। तो अब आप ये सारे दोबारा से एक बार, जिनको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है और ये सारी चीज़ें आसान हैं, और जिनको पहले से पता नहीं है, समझ में आ गई हैं तब भी, नहीं आई हैं तब भी आपको ऐसे ही करना है। y बराबर sin x का ग्राफ बनाना है, cos x का, tan x का, उनकी सहायता से cosec x, cot x और sec x इनके ग्राफ बनाने हैं आपको। और जब आप बार बार देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर वो मेरे को मैसेज करेंगे, फिर क्लास में लेंगे। अभी बहुत लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, ग्राफ मेरे पास हैं, अब वो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, कुछ सीट के नंबर्स भी लिखाए हैं। तो अब इन क्लासों के बाद ना मैं ले लूँगा। अब ये पिछली क्लास में आपने जो क्वेश्चंस लिखे थे उन क्वेश्चंस पर आ गए। ये साइन और कोसाइन पर ही आधारित क्वेश्चन दिए हैं, टेन कॉट सेक पर और आगे आएंगे, क्यों थोड़े से और शुरू से ही टिपिकल लगने लग जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है,
वही जो वेरिएशन की सहायता से ही कर सकते हैं। और जब वेरिएशन है तो उसकी सहायता से अपन ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ की सहायता से करते हैं। पहला लिखा है sin 1 ग्रेटर देन sin 1 डिग्री, जहाँ यूनिट नहीं लिखी है 1 लिखा है sin 1, तो इसका मतलब साइन रेडियन है, 1 रेडियन। और ये आपको पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ये आपने जब ट्रिगोनोमेट्री शुरू की थी जब निकाला था, 1 रेडियन बराबर अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड था, पर अपन लगभग यही लिख लिया कि 1 रेडियन इतना है। अब अपन देखते हैं sin 1 बड़ा है या sin 1 डिग्री बड़ा है। तो ये कैसे पता करें, वेरिएशन से ही। अपन पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर यहाँ भी साथ साथ इसमें 0 और π/2 के बीच में ही ग्राफ बना देता हूँ। ये 0, ये π/2 और ये 1 है, तो ये y बराबर sin x का ग्राफ बना दिया। तो y बराबर sin x में आप ग्राफ से देख सकते हैं, जब x का मान 0 से π/2 की ओर जाता है, 0 से 90 डिग्री की ओर जाता है, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल बड़ा होगा तो साइन ऑफ एंगल का मान ज़्यादा होगा, और एंगल छोटा होगा तो साइन ऑफ एंगल का मान छोटा होगा। ग्राफ से दिख रहा है, वेरिएशन से भी आप जानते हैं। वेरिएशन से आप जानते हैं पहली क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से π/2 की ओर जाता है, साइन ऑफ एंगल का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। वही ग्राफ से दिख रहा है। अब यहाँ क्वेश्चंस पर आते हैं आप। sin 1 ग्रेटर देन sin 1 रेडियन या sin 1 लेस देन sin 1 रेडियन। अब आप देखें 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है, 1 रेडियन बड़ा है। 1 रेडियन बड़ा है, 57 डिग्री के आसपास है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बड़ा है तो साइन ऑफ एंगल बड़ा होगा। इसका मतलब पहला वाला आंसर सही, पहले वाला रिजल्ट सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। अब साइन तो कहीं लिख ही नहीं रहा, बस 2 ही थे। कोसाइन है, कोसाइन के लिए फिर कोसाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं इसी में बना देता हूँ कोसाइन का ग्राफ। ये कोसाइन का ग्राफ रहा। पहली क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल 1 से घटते घटते 0 आता है और π/4 पर दोनों बराबर हो जाते हैं। π/4 कह दो या 45 डिग्री। अब थर्ड आ गया। थर्ड में दे रखा है cos 1 रेडियन ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। कॉस ऑफ एंगल के वेरिएशन क्या है? कॉस ऑफ एंगल जब एंगल 0 से π/2 की ओर जाता है, कॉस ऑफ एंगल 1 से 0 घटता है। ग्राफ से भी दिख रहा है 1 से 0 तक घट रहा है। एक्स एक्सिस पे y बराबर 0 है और ये वाला पॉइंट 0,1 है। इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो आप x बराबर 0, y बराबर 1, इसके कोऑर्डिनेट π/2,1 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल डिक्रीजिंग है, यानी कि बड़े एंगल के लिए कॉस का मान छोटा और छोटे एंगल के लिए कॉस का मान बड़ा। तो अब यहाँ 1 रेडियन तो कैसा है? बड़ा है, 1 डिग्री छोटा है, और बड़े के लिए मान छोटा होगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। कॉस ऑफ एंगल में क्या कह रहे हैं? अगर एंगल छोटा होगा तो कॉस ऑफ एंगल का मान बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा तो कॉस ऑफ एंगल का मान छोटा होगा। 1 रेडियन 57 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कॉस जब एंगल बड़ा है कॉस ऑफ एंगल छोटा। अब साइन और कोसाइन की बात आती है। साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल दोनों आपने 90 डिग्री में ग्राफ बना लिए। साइन का ग्राफ ब्लैक कलर से और कॉस का ग्राफ रेड कलर से। जिस फलन का मान बड़ा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा, जिस फलन का मान छोटा होगा उसका ग्राफ नीचे होगा। अब यहाँ क्या है? साइन 1 रेडियन और ये कॉस ऑफ 1 रेडियन, इनमें कौन सा बड़ा है? 1 रेडियन यानी कि 57 डिग्री। अगर ग्राफ को देखें आप, जब आप 0 से π/4 की जाते हैं, 45 डिग्री की ओर जाते हैं, तो कॉस का मान तो 1 से घट रहा है और साइन का मान 0 से बढ़ रहा है, और 45 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाते हैं। 45 डिग्री पर यानी कि π/4 पर साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2। अगर एंगल 0 और π/4 के बीच में है, 0 और 45 डिग्री के बीच में है, तब तो कॉस ऑफ एंगल बड़ा होगा। और अगर 45 से आगे चलते हैं तो कॉस साइन ऑफ एंगल तो 1/√2 से बढ़ के 1 हो जाता है, कॉस ऑफ एंगल 1/√2 से घट के 0 हो जाता है। यानी 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल है तो साइन ऑफ एंगल बड़ा होगा, कॉस ऑफ एंगल छोटा होगा। 1 रेडियन 45 और 90 के बीच में 57 डिग्री है, इसलिए साइन ऑफ एंगल बड़ा होगा। तो ये वाला सही आएगा और ये वाला गलत आएगा। दोबारा देख सकते हैं ग्राफ की सहायता से। 0 और π/4 के बीच में, या कह सकते हो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में
कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ ऊपर है, साइन ऑफ एंगल का ग्राफ नीचे है। तो जो साइन ऑफ एंगल का मान होगा 0 और 45 के बीच में छोटा होगा, 45 और 90 के बीच में साइन ऑफ एंगल का मान बड़ा होगा। अब 1 रेडियन आ गया, अच्छा अब 1 डिग्री आ गया। 1 डिग्री तो 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है तो साइन ऑफ एंगल छोटा होगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऊपर है। तो साइन ऑफ एंगल छोटा है, यानी कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो ये आप सीधे से वेरिएशन से बता सकते हैं, या वेरिएशन की सहायता से आपने ग्राफ बना लिया, फिर ग्राफ की सहायता से आप आंसर दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दे रखे हैं वही वाले ग्राफ हैं, वही वाले क्वेश्चन हैं, तो एक बार मैं ग्राफ और बना देता हूँ। वही ग्राफ बना दिया है दोबारा से। ये y बराबर साइन एक्स है, ये π/2 है, ये 0 बाई एक्स हो गई। अब फिर y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बना देते हैं पहले की तरह। ये y बराबर कॉस एक्स रहा, ये आपका π/4 था, ये y बराबर कॉस एक्स। हाँ, अब दोबारा देखते हैं। साइन 18 डिग्री ग्रेटर देन साइन 68 डिग्री। पहली क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से 90 डिग्री तक जाता है तो बड़े एंगल का साइन बड़ा और छोटे एंगल का साइन छोटा। तो 18 और 68 में से कौन सा बड़ा है? 68 डिग्री बड़ा है। 68 डिग्री बड़ा है तो साइन ऑफ 68 डिग्री का मान बड़ा होगा। तो कौन सा सही रहा, 9th या 10th? डेफिनेटली 10th। ये गलत हो गया। फिर साइन कोसाइन की बात आ गई। साइन कोसाइन, साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। 18 डिग्री 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है तो 0 और 45 के बीच में कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ बड़ा है। तो कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल से बड़ा होगा। तो कौन सा रहा फिर? ये 12th वाला सही रहा और ये गलत हो गया। जब कोण 0 और 45 डिग्री के बीच में ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब जब एंगल 0 और 45 के बीच में कॉस ऑफ एंगल बड़ा होगा, साइन ऑफ एंगल छोटा होगा। इसलिए कॉस 18 का मान बड़ा और साइन 18 का मान छोटा। अभी 1-2 दिन के बाद अपन कॉस 18 साइन 18 वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, तब भी आप देख सकते हैं न्यूमरिकली। और जब 45 और 90 के बीच में है, आप देख सकते हैं साइन ऑफ एंगल का ग्राफ ऊपर है। इसका मतलब जब साइन ऑफ एंगल और कॉस ऑफ एंगल में से पूछा जाएगा तो 45 और 90 डिग्री के बीच में साइन ऑफ एंगल बड़ा होगा। अब दे दिया आपको ये 68 डिग्री, 68 डिग्री ये 15-16 पे आ गया। तो 68 डिग्री में कौन सा होगा? साइन ऑफ एंगल बड़ा होगा, तो ये वाला सही हुआ, ये गलत हो गया। फिर कॉस ऑफ एंगल की बात आती है। कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ जब एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक जाता है, कॉस ऑफ एंगल 1 से घटते घटते 0 होता है। यानी कि एंगल बड़ा होगा तो कॉस ऑफ एंगल का मान छोटा होगा, और एंगल छोटा होगा तो कॉस ऑफ एंगल का मान बड़ा होगा। 18 और 68 डिग्री में 18 डिग्री छोटा है, इसलिए कॉस ऑफ 18 का मान ज़्यादा होगा और 68 का मान छोटा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वेरिएशन से हो रहे हैं, ग्राफ से हो रहे हैं। वेरिएशन वैसे याद रख सकते हैं सर्किल से, और उसके बाद आपने ग्राफ बना लिया तो ग्राफ बेहद आसान पड़ता है, ग्राफ से याद रखेंगे आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। फिर आगे चलता अब आते हैं कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मानक कोण कौन से? जो छोटे छोटे एंगल हैं आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 180, 270। तो पहले तो जो स्टैंडर्ड एंगल हैं वो देख लेते हैं। ये आपका वही सर्किल मैंने दोबारा बना दिया, पॉपुलर सर्किल। इकाई वृत्त है जिसका केंद्र 0, 0 पर है। ये 0, ये बाई एक्सिस हो गई। इस पर एक पॉइंट ले लिया आपने P के कोऑर्डिनेट x, y हैं। P से लम डाल दिया आपने x एक्सिस पर m, PM डिस्टेंस y हो गई, ये x हो गया। ओरिजिन से P को मिला दिया रेडियस, क्योंकि यूनिट सर्किल था इसलिए OP बराबर 1, और ये एंगल आपका थीटा आ गया। PM बराबर बाई, OM बराबर x और OP बराबर 1 हो गया। अब साइन ऑफ एंगल आपने यहाँ लिखा था, साइन ऑफ एंगल कितना है? साइन ऑफ एंगल बाई के बराबर है और कॉस ऑफ एंगल x के बराबर है। इसको आप दूसरी तरह ऐसे भी कह सकते हैं, यदि यूनिट सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, पर कोई पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट x, y है, और P पॉइंट की रेडियस x अक्ष से थीटा एंगल बनाती है, तो कॉस ऑफ एंगल किसके बराबर होगा? उस पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल उस बिंदु के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा,
और साइन ऑफ एंगल उस बिंदु के बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दोबारा से, इकाई वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, उस पर कोई बिंदु ले लें P, जिसके निर्देशांक x, y हैं। अगर P बिंदु की त्रिज्या x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तो कॉस ऑफ एंगल उस बिंदु के x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और साइन ऑफ एंगल उस बिंदु के बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ A है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 हैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,0 हैं, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1 हैं। तो इसकी सहायता से आप दोबारा देखें, OA, A पॉइंट की रेडियस OA एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, 0। तो इसलिए दिए चित्र की सहायता से फ्रॉम द गिवन फिगर कॉस ऑफ एंगल कॉस 0 डिग्री और फिर लिख देते हैं आप साइन 0 डिग्री। क्या बताया, ए बिंदु की रेडियस एक्स अक्ष से 0 एंगल बनाती है और 0 एंगल बनाती है तो कॉस ऑफ 0 तो क्या होगा, उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट, और साइन ऑफ 0 क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट। तो कॉस ऑफ 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वहाँ 1 हो गया और साइन ऑफ 0 0 हो गया। फिर आप आते हैं बी बिंदु पर, ओ बी बिंदु की त्रिज्या एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। इसलिए कॉस ऑफ 90 क्या होगा, बी बिंदु का एक्स निर्देशांक, साइन ऑफ 90 क्या होगा, बी बिंदु का बाई निर्देशांक। तो कॉस ऑफ 90 0 हो गया और साइन ऑफ 90 1 हो गया। फिर लेते हैं अपन 180 पर आते हैं, कॉस ऑफ 180 डिग्री और साइन ऑफ 180 डिग्री। 180 यानी कि सी पॉइंट पर आ गए, तो सी बिंदु की त्रिज्या OC है, OC एक्स अक्ष से 180 डिग्री एंगल बनाती है। तो कॉस ऑफ 180 क्या होगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो -1 है, और साइन ऑफ 180 क्या होगा, सी बिंदु का बाई कोऑर्डिनेट जो 0 है। तो ये -1 और 0। फिर लिया आपने कॉस 270 और साइन 270। अब आप डी बिंदु पर आ गए, डी बिंदु की रेडियस एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 270 कोण बना रहा है, -90 भी कह सकते हैं, और ऊपर से ले रहे हैं अभी अपन 270। तो cos 270 क्या होगा, डी बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0, और साइन 270 क्या होगा, डी का जो बाई कोऑर्डिनेट है -1। तो cos 270 0 और साइन 270 -1। फिर आप आ गए cos 360 और साइन 360। cos 360 पूरा साइकिल लगा के कहाँ आ गए, ए पर आ गए दोबारा। ए बिंदु के कोऑर्डिनेट पता है 1,0 तो कॉस ऑफ एंगल cos 360 1 हो गया और साइन 360 0 हो गया। तो ये आ गए आपके पास। अब इसके बाद ये तो स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 की बात हो गई। इसके अलावा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 तो आ ही गया। तो 30, 45, 60 इनकी वैल्यूज भी आपको लर्न करनी है। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, अपन प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए एक तो यहीं से देख सकते हैं, 30 डिग्री के एंगल बताएं यूनिट सर्किल पर और बाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो कॉस ऑफ एंगल आ जाएगा। लेकिन ये छोटी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। साइन 30 याद होगा सभी को, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। इसी के साथ फिर कॉस ऑफ एंगल, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। साइन 30, 45, 60 ये रही, 0 और 90 आपने पहले कैलकुलेट कर लिए। साइन अपॉन कोसाइन करेंगे टेन ऑफ एंगल आ जाएंगे, कॉस अपॉन साइन करेंगे कॉट ऑफ एंगल आ जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक सभी की वैल्यू आ जाएंगी। सब लोग अपने आप टेबल बनाएंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ। तो 0 से 90 डिग्री में सभी वैल्यूज उम्मीद है सबको याद होंगी पहले से, फिर भी कुछ मैंने लिख दिए हैं। अब अपन आगे चलते। अब आते हैं व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्पन्न कोण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल कौन से होते हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार, जो आपके रिलेटिव होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वही आपके व्युत्पन्न कोण और ये एलाइड एंगल कहलाते हैं।
अगर थीटा कोण दे रखा हो तो थीटा कोण, ये तो दिया कोण है आपका, तो थीटा के साथ साथ क्या है माइनस थीटा आ जाए, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए, 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए, 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए, 540 प्लस माइनस थीटा आ जाए, 720 प्लस माइनस थीटा आ जाए। ये सारे क्या कहलाते हैं, यही इनके एलाइड एंगल कहलाते हैं। इन जनरल लिख दें, पाई में पाई/2 में भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा हो गया, पाई/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 5/2 पाई प्लस माइनस थीटा। और अगर ज़्यादा बड़े एंगल के लिए तो n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। या पाई/2 में भी लिख सकते हैं, n इंटू पाई/2 प्लस माइनस थीटा। यहाँ डिग्री में थीटा हो जाएगा, यहाँ रेडियन में हो जाएगा, n इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। n क्या है, n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। तो जो थीटा एंगल दे रखा हो तब आपको थीटा जैसे गिवन है तो साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज निकालनी होती हैं। ये सारे इनके व्युत्पन्न कौन है, एक बार और देख लेते हैं इसी। हाँ, दोबारा से वहीं आते हैं। यदि थीटा दिया कोण हो तब कोण माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, फाइनली n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, n कोई भी पूर्णांक है, ये आपके व्युत्पन्न कोण कहलाते हैं। अब कुछ सरल वैल्यूज को अपन लिखते हैं। जैसे पहले लिख दिया आपको साइन माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा गिवन है तो साइन माइनस थीटा पहले तो मैं लिख देता हूँ कितना होता है, तो ये हो जाता है आपके पास माइनस ऑफ साइन थीटा। कैसे हो जाता है, अगर अपन इसकी बात करें, जैसे ये पी पॉइंट था अभी और पी पॉइंट की रेडियस एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही थी, ये एक्स कॉमा वाई था। अगर एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है आपका ये पी एम, तो यहाँ साइन ऑफ एंगल कितना आता है आपके पास, पी एम अपॉन ओ पी आता है। ओ पी हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पी एम ओ एम दोनों पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ एंगल की बात जगह नेगेटिव की बात कर दें तो नेगेटिव एंगल कहाँ आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ये पॉइंट आपका मान लिया पी डैश आ गया तो बिल्कुल क्लियर है, पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा माइनस वाई। ये जो थीटा है नीचे साइज तो थीटा ही है लेकिन डायरेक्शन की वजह से अपन इसको माइनस थीटा लिखेंगे, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। माइनस वाई और वाई कितना है, साइन थीटा के बराबर है तो माइनस साइन थीटा हो गया, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ में कॉस ऑफ एंगल पहले ही पॉजिटिव होता है तो इसलिए कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप इसे, कॉस थीटा आपका कितना आएगा, ओ एम अपॉन ओ पी, और कॉस माइनस थीटा कितना आएगा, वो भी ओ एम अपॉन ओ पी। ओ पी हमेशा पॉजिटिव रेडियस है, ओ एम यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये कॉस थीटा ही आएगा आपके पास। साइन थीटा नेगेटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और टेन थीटा साइन अपॉन कोसाइन, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस टेन थीटा। और जो साइन कॉस टेन के लिए है वही उनके रेसिप्रोकल के लिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो ये माइनस कोसेक थीटा आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये प्लस सेक ऑफ थीटा आएगा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस कॉट थीटा आएगा। तो इस तरह से अगर थीटा के लिए माइनस थीटा रख दें तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपके 90 माइनस और 90 प्लस वाली चीज़ आ गई, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, एक बार वैसे ही लिखते हैं फिर कैसे आ जाते हैं वो देखते हैं। ये कॉस थीटा आएगा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा आएगा। कैसे आ जाते हैं वो आप ए प्लस बी वाले फॉर्मूले काम में लेंगे। आप जानते हैं सिंस साइन ए प्लस बी,
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरी तरह भी कर सकते हैं, पर ए प्लस बी को यूज में ले रहे हैं। ए की जगह क्या लिख दिया आपने 90 और बी की जगह क्या लिख दिया थीटा। प्लस वाले के लिए प्लस लिखेंगे, माइनस के लिए माइनस। जैसे पहले वाले ही लिख देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन 90 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। इनकी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक दो मैं करके बता देता हूँ। इसी तरह से आप जो भी प्रूफ करना चाहें सबको कर सकते हैं। अब साइन 90 की वैल्यू पता है आपको 1 है, कॉस थीटा ऐसे कैसे रख दिया, माइनस कॉस 90 0 इंटू साइन थीटा। यानी फाइनली आ गया आपके पास साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आ गया। अब अपन दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा इसमें कॉस 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करें। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया कॉस 90 कॉस थीटा माइनस साइन 90 साइन थीटा। कॉस 90 कितना हो गया 0 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 कितना हो गया 1 इंटू साइन थीटा। यानी फाइनली ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से और भी जो आगे वाले एंगल दे रखे हैं उनको कर सकते हैं। टेन वालों को साइन अपॉन कॉस से कर सकते हैं। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर आपको, टेन 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा आएगा। टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाती है तो ये माइनस कॉस थीटा आएगा, वो कॉट थीटा। कैसे याद करेंगे वो मैं इनको याद करना बताता हूँ अब। हाँ, दोबारा अपन 90 वाले देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और इधर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये साइन कॉस 180 वाले लिखते हैं आप। 180 में क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। यहाँ साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ दो चीज़ें देखनी है आपको। जब 90 प्लस माइनस में लिख रहे हैं तो साइन कोसाइन में चेंज हो रहा है, कोसाइन साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है। दोबारा से, जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं आप तो साइन कोसाइन में चेंज हो रहा है, कोसाइन साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है। इसी तरह कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में होगा और कोसेक सेक में होगा। और जब 180 प्लस माइनस है तब साइन 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 रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। इसी तरह यहाँ भी है, 180 माइनस में भी यही है, 180 प्लस में भी यही है। साइन कैसे आएंगे, साइन क्वाड्रेंट के अनुसार आएंगे। क्वाड्रेंट यानी कि जो आपने पढ़ रखा है पहले ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। जिस एंगल को आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और टेन नेगेटिव होंगे। और वही इनके व्युत्क्रम फलनों के लिए चलेंगे। और दूसरी तरह से क्या, अपन 90 और 180 की बात कर रहे थे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 90 का विषम गुणज हो, मतलब एक जनरल की बजाय इसको नहीं लेके अपन इस तरह से लिख लें इसको n इंटू 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा। अगर एंगल ये ले लें, 90 और 180 की बजाय अपन कर दें n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर n अगर विषम है तब तो साइन कोसाइन में बदलेगा, कोसाइन साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में।
और अगर एन सम है तो साइन साइन रहेगा, कोसाइन कोसाइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। यानी कि जब 90 का सम गुणज होगा तब वो फलन ऐसे कैसे रहेगा, और विषम गुणज होगा जब साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट कॉट टेन इस तरह से बदलेंगे। तो इसके बाद एक और लिख लेते हैं, फिर जनरल लिखें। अब जैसे आपको दे दिया 270 प्लस माइनस, तो साइन 270 माइनस जो पहले बात कर रहे थे 90 का विषम गुणज है तो साइन कोसाइन में बदल जाएगा, कॉस ऑफ एंगल आएगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, 270 माइनस 270 माइनस की बात करें तो देखिए 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है और नीचे आपका ये 270 डिग्री है। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। दोबारा से 270 वाली लाइन ये रही, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 90 का विषम गुणज है इसलिए कोसाइन आ गया, कॉस 270 माइनस फिर थर्ड है, 3 विषम गुणज है तो कॉस साइन में चेंज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं इसलिए क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन ऑफ एंगल आएगा। 10 270 माइनस 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चूंकि 90 का विषम गुणज है इसलिए कॉट ऑफ एंगल आ जाएगा। ये यहाँ लिखते हैं साइन 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और साइन का विषम गुणज है इसलिए माइनस कॉस ऑफ थीटा आ गया। फिर कॉस 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है प्लस साइन आएगा, लेकिन चूंकि 90 का विषम गुणज है इसलिए साइन थीटा आएगा। यहाँ उसी आर्गूमेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है, 90 का विषम गुणज है इसलिए कॉट आएगा, माइनस कॉट थीटा आ गए। अब 360 आ गए, 360 माइनस या 360 प्लस 90 का सम गुणज है, सम गुणज है तो साइन साइन रहेगा, कोसाइन कोसाइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, और एंगल का साइन वही क्वाड्रेंट के अनुसार। 370 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ये आएगा कॉस थीटा और ये आएगा माइनस टेन थीटा। अब 360 प्लस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ कितना आ गया, साइन थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा, यहाँ आ गया टेन थीटा। तो इस तरह से जनरल अपन किस तरह से याद रखेंगे, n × 90 वाले, तो वो एक दो लिख देता हूँ इस प्रकार। अब फाइनली लिख लेते हैं अपन साइन ऑफ n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, कितना आएगा ये, साइन थीटा जब n सम हो, when n is even, और ये cos थीटा जब n विषम हो, when n is odd, n विषम हो तभी आएगा। अब साइन के लिए मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ आपके पास, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, उस चतुर्थांश, उस क्वाड्रेंट के अनुसार होगा जिसमें कोण n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा विद्यमान है। या उपस्थित है।
स्टार का मतलब क्या है? साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लाइज। जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा उसके अनुसार होगा। तो ये अपन ने साइन के लिए लिखा है। इसी तरह से आप कोसाइन के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कॉस ऑफ एंगल लिखते तो क्या आता? कॉस ऑफ n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये बराबर आएगा आपके पास कॉस ऑफ एंगल जब n सम है, इवन है, और ये आएगा साइन ऑफ एंगल जब n विषम है, ऑड है। और जो साइन कैसा होगा? साइन के लिए वही स्टार लगा दिया अपन ने। स्टार में प्लस कब आएगा? उस क्वाड्रेंट के अनुसार जिसमें ये एंगल है। कोसाइन की केस में एंगल अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस साइन आएगा, और सेकंड और थर्ड में होगा तब नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह से टेन का लिख सकते हैं। जब यहाँ टेन लिखेंगे तो यहाँ कॉट, टेन और कॉट आएगा। टेन लिखेंगे तो एन अगर इवन होगा तो टेन रहेगा, और ऑड होगा तब कॉट हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी उनके रेसिप्रोकल्स के लिए चलेंगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो वो मैं समझता हूँ सभी को आती हैं। फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ। जैसे आपसे कहा कि साइन 120 डिग्री ये कैलकुलेट करें, तो साइन 120 डिग्री अभी तो मैं लिख के कर रहा हूँ, आपको सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 120 को रेडियन में लिखना 2π/3 के बराबर है। और क्या वैल्यू है? अगर वैल्यू याद है, कोशिश करें 180 और फिर 360 तक, 0 से लेके 180 तक या 0 से लेके 360 तक सारी वैल्यूज याद हो जाएं। नहीं याद हो, 0 से 90 तक तो याद करनी है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। वहाँ भी निकालते हैं, कई बार छोटी क्लास में बताते हैं 0 1 2 3 4 रख के फिर डिवाइड करके फिर अंडर रूट लेके याद करना, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों को बताते हैं। आपको सबको याद रखना है। 0 से 90 तक तो 100% मस्ट है, आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो ना आपसे बच्चे पढ़ेंगे ना बड़े पढ़ेंगे। और फिर 120 वाले ये 180 तक भी याद होने चाहिए, लेकिन अगर आज याद नहीं है तो आप निकालना आना चाहिए, इमीडिएट आप रिलेट कर सकें। साइन 120 डिग्री है तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं आप? दो तरह से लिख सकते हैं, या तो साइन 90 + 30 डिग्री, और या साइन 180 डिग्री - 60 डिग्री। अब साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 तो कॉस ऑफ एंगल आएगा 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। कितना आ जाएगा? cos 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ देखें साइन 180 माइनस तो साइन ऑफ एंगल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव आएगा, साइन 60 डिग्री आ गया। cos 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू बराबर होती है √3/2, तो यहाँ आप लिख देंगे √3/2। फाइनली ये हुआ कि साइन 120 डिग्री बराबर √3/2 आ गया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, cos 150 डिग्री। फिर इसको दो तरह से लिखते हैं, cos 150 डिग्री को 90 + 60 लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 + 60 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 180 - 30 डिग्री। अब 90 + 60 सेकंड क्वाड्रेंट हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब चूंकि 90 प्लस है तो इसलिए वो साइन बन जाएगा, तो आएगा -sin 60, और यहाँ आ गया -cos ऑफ 30। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया। और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? ये sin 60 और ये cos 30 -√3/2। तो देयरफॉर cos 150 डिग्री बराबर -√3/2 आ गया। तो मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं। इसके बाद आपको सारी वैल्यूज कौन कौन सी आपको लर्न करनी है या लर्न नहीं है तो निकालनी है, वो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ। देखिए यहाँ तो अपने पास आ जाएंगे, पहले कॉलम में तो एंगल ले लेता हूँ। ये आपको टेबल बनानी है, आप ये मान लें।
और यहाँ आपको लिखना है, ये अगर थीटा है तो यहाँ साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, फिर ये टेन थीटा, फिर ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। ये पहले यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो 100% सभी को याद होंगे, और नहीं है तो आप इनको याद करेंगे। मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ इसमें, सबको अपने आप करनी है एंट्री ये। फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आएगा 90 + 30 120, 90 + 45 135, 90 + 60 150, फिर 90 प्लस और आगे आएगा। फिर मैं वो बना दे रहा हूँ लिस्ट आपको। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 30 ऐड करेंगे आप, 210, 225, फिर 240, 270, 300, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये सभी रेशोज के ये वैल्यूज आपको टेबल अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट करना आना चाहिए कैसे? जैसे 240 लिख दिया तो 240 को क्या लिख सकते हैं आप? 180 + 60 लिख सकते हैं। 270 - 30 लिख सकते हैं। अपन 180 के मल्टीपल में ही लिखें तो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि साइन साइन, कोसाइन कोसाइन, टेन टेन सेम रहता है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन ले लेते हैं। तो ये सारी टेबल आपको बनानी है। अपनी जो सीट आपको दी हुई है उसमें सीट में टेबल दे रखी है, तो इसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये वैल्यू यूज होंगे। अभी अपन और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें काम आएंगे, और भी जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। आगे सारे ये यूज होंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आज इतना ही लेते हैं। आज ये ग्राफ वगैरह अपन ने किए, कुछ क्वेश्चन इस पर लेंगे, और फिर बाकी मैकेनिकल पोर्शन है वो सारा लेते हैं। बाकी फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।